आज़ाद हिंद रुपया एक डिजिटल करेंसी ऑटो जनरेट होगी। लिहाजा संपदा के निर्माण के लिए धन की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि संपदा अपने आप में धन है। देखा जाए तो हमारी जो पहले रूरल इकोनॉमी थी वो क्या थी कि हम क्रॉप पैदा करते थे, वही धन था, उसी को हम बांट के आपस में काम कर लेते थे। अब इस चीज को हम आज के प्रदेश, देखिए वो तो लेटेस्ट बी ऑनेस्ट, वो तो सारी एग्रेरियन सोसाइटीज सेल्फ सस्टेनिंग थी। चाइना की हो, जापान की हो, हमारी हो। मैं उसी की बात कर रहा हूं, दैट सेल्फ सस्टेनेबिलिटी विल कम। देखिए हम इंस्टीट्यूट क्रिएट कर रहे हैं, वो इंस्टीट्यूट जो है राष्ट्रीय संपदा कह रहे हैं हम, वो राष्ट्रीय संपदा जो है ना कोई काम कर रही है, उसको उस काम को करने के लिए रियल टाइम रेवेन्यू आ रहा है, तो हमने एक चेन घुमा दी है। बस उसके लिए जो धन चाहिए, राष्ट्रीय संपदा जो हम ज़मीन पे क्रिएट कर रहे हैं, उसका जब हम अनुमोदन करेंगे, उसी के साथ हम उतना धन का निर्माण कर देंगे, डिजिटल करेंसी दैट विल यूज फॉर द बार्टरिंग काइंड ऑफ थिंग। मतलब केवल इसमें एक ही चीज, इसमें जो एक पैच लिया, एक इसमें जो पैच, एक जो पैच हमने लगाया है, एक मिनट जो हमने एक पैच लगाया है, उसकी बारीकी मैं आपको खुद समझाना चाहूंगा। देखिए अभी क्या होता है कि हम धन पैदा लेके फिर संपत्ति का निर्माण करते हैं, और वो संपत्ति जो निर्मित होती है वो अपने आप में धन है, इट इज ए एसेट, राइट। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो हम धन निर्मित करने वाले हैं, उसको इक्विवेलेंट हम धन पैदा जो है ना एक डिजिटल करेंसी हम अप्रूव करेंगे, ऑटो जनरेट करेंगे। इट इज आवर इंटरनल करेंसी, इट हैज नथिंग टू डू विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड। इसलिए भारत वर्तमान रुपया और आज़ाद हिंद रुपया दोनों को एक इंटरनल करेंसी होगी, जिसको हम राष्ट्रीय संपदा निधि कह रहे थे, और एक दूसरा जो आज का रुपया है, ये दोनों इक्विवेलेंट चलेंगे। वन विल बी फॉर द एसेट क्रिएशन एंड इट विल बी टेक्निकली जनरेटेड इक्विवेलेंट टू द एसेट वी आर क्रिएटिंग। इसमें केवल एक ही हम गेम खेल रहे हैं कि हम उसको अप्रूवल के साथ पैदा कर दे रहे हैं, और अप्रूवल के साथ पैदा करने से हम उसी से जो है ना एसेट क्रिएट कर ले रहे हैं। लिहाजा एसेट क्रिएट करने के लिए हमें धन की ज़रूरत नहीं होगी, धन हमें उपलब्ध होगा। दिस इज जस्ट ए प्लेइंग ऑन द थिंग्स। हम पूरी जो है ना जो धन की कमी और जो वर्तमान अर्थव्यवस्था, उसको हम मैनोवर कर पाएंगे, क्योंकि जो आप इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, दे आर रियल, दे आर कैपिटल एसेट। फ्रॉम द डे वन दे आर इनटू द बिजनेस, एंड फ्रॉम द डे वन दे आर जनरेटिंग रेवेन्यू। क्योंकि यदि मान लो वो किसी का पोटेंशियल नाप रहे हैं, तो उसके लिए उनको पैसा मिल रहा है। यदि वो किसी को संस्कार, शिक्षा, हुनर और टेक्नोलॉजिकल इनेबलिंग कर रहे हैं, तो जितनी वो करेंगे उसका इक्विवेलेंट पैसा उस व्यक्ति से आपको मिल रहा है, और तब भी मिल रहा है जबकि उसके खाते में नहीं है। उसके लिए हम कल्पवृक्ष अकाउंट ले आए। तो ये दो, कल्पवृक्ष अकाउंट और दूसरा जो है राष्ट्रीय संपदा का निर्माण और उसके लिए करेंसी का निर्माण, ये दो चीज़ों से हमने बहुत बड़ा जो है ना दो गेम खेल दिए इसमें। एक तो धन हमारे चीज़ों में बाधा नहीं बनेगा, और दूसरा जो है वी आर क्रिएटिंग वेल जो है कैलिब्रेटेड, वेल ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स। अब एक तीसरा कंपोनेंट जो राष्ट्रीय संपदा के निर्माण के लिए ज़रूरत होती है, वो है लैंड कंपोनेंट। तो हम लैंड कंपोनेंट के लिए भी एक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि हम जो है आज का जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है, जो अंग्रेज़ों की हड़प नीति का द्योतक था, हम उस हड़प नीति को ख़त्म कर देंगे। देयर विल बी नो लैंड एक्विजिशन एक्ट। हम उसकी जगह एक दूसरा एक्ट लेके आएंगे, दैट विल बी लैंड ओनर्स क्लब एक्ट, जिसमें राष्ट्रीय निर्माण के लिए जिस जो है ना हम लैंड का यूज करेंगे, वो व्यक्ति लैंड का मालिक बना रहेगा। लैंड जो है वो राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में पहुंच जाएगी, लेकिन वो लैंड ओनर्स क्लब का सदस्य बन जाएगा। राष्ट्रीय संपदा जो चीज़ कमाएगी, उसका प्रोपोर्शनेट बेनिफिट जो है ना लैंड ओनर्स को जाएगा। तो लैंड ओनर्स के पास दो तरीके की इनकम होगी। एक इनकम जो उसकी लैंड जो है ना क्रिएट करेगी, बिकॉज लैंड से जो राष्ट्रीय संपदा बनी, और राष्ट्रीय संपदा जो कमाएगी उसका प्रोपोर्शनेट बेनिफिट लैंड ओनर्स को जाने वाला है। और दूसरा, उसका जो व्यक्तिगत हुनर ट्रेनिंग देके उसको जहां लगाया जाएगा, तो
तो he will be generating the money on account of his capability. So every human being will be having the two sources of the money. If he is having the land, so land will become a source of money, and obviously he himself being trained for his potential, तो वो जैसे ही अपने पहले माइलस्टोन को पूरा करके राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में अपनी जगह पे जैसे ही पहुंचता है, उसके काम से उसको रेवेन्यू फ्लो होने लगेगी। लिहाजा एवरी इंडिविजुअल विल बी हैविंग टू सोर्स ऑफ इनकम। यदि वो लैंड ऑनर है तो लैंड विल बिकम सोर्स ऑफ इनकम, और यदि वो लैंड ऑनर नहीं है तो उसका ह्यूमन रिसोर्स तो रहेगा ही रहेगा। तो इस प्रकार हमें राष्ट्रीय संपदा के निर्माण के लिए ना तो धन की कमी बाधा बनेगी, ना ही हमें जो है वेल ट्रेंड, वेल इक्विप्ड, प्रिपेयर्ड फॉर ए पर्टिकुलर पोजीशन, ऐसा वेल ट्रेंड जो है ना ह्यूमन रिसोर्स हमें मिलेगा, और हमें धन भी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो हम अपने जो 5 मौलिक अधिकार हैं, जैसे एक है रोजगार का, दूसरा शिक्षा का, तो रोजगार और शिक्षा को हमने इंटीग्रेट कर दिया है, क्योंकि पोटेंशियल के रोजगार के लिए हमने शिक्षा को उसी को में इंटीग्रेट कर दिया है। अब आज बताइए, आज कितने बड़े व्यवसाय चल रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठने के, इसमें बैठने के। आज तो IIT से लेके हर चीज़ के लिए बैठने के लिए, IAS IPS और जो है ना सर्विसेज के लिए तो जो होते ही होते थे, ये सब बाजार बंद होने वाला है। क्यों? क्योंकि भारत के हर इंडिविजुअल्स को उसके पोटेंशियल की शिक्षा इज ऑलरेडी गारंटेड, चाहे उसके खीसे में पैसा हो चाहे ना हो। और वो शिक्षा लॉर्ड मैकाले की नहीं रहने वाली है, वो शिक्षा जो है उसके पोटेंशियल की रियलाइज करने के लिए रहेगी। दैट विल बी मच मोर फोकस्ड एंड विल बी हैविंग द फोर। सवाल आपसे पूछूं? जरूर पूछिए, जरूर पूछिए। आप कह रहे हैं ये असर्शन है आपका, अजर्सन विथ एक मिनट, अजर्सन विथ ए मॉडल टू ब्रिंग इट ऑन द टेबल, मतलब बेसिकली ग्राउंड पर क्रिएट करने के मॉडल के साथ है वो। अब आप ये कह रहे हैं कि ये नहीं रहेगी। देखिए, इंडिया में बड़ी मजेदार चीज है इस समय, स्टेट ने क्रिएट किया IIT। उसको एक मिनट भूल जाए ना अपन। देखो, यदि अपन उसमें जाएंगे तो हमने वो इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए जो उन्हीं के जो है ना एजुकेशन के लिए थे। हमने उसमें वैदिक एजुकेशन को तो नहीं लिया। देखो जस्ट ए मिनट, देखिए, हम और आप जानते हैं कि हवाई जहाज किसने पैदा किया? राइट ब्रदर ने। इट इज नॉट ट्रू। 1885 में जुहू चौपाटी में हमारे ही शिवदयाल दलपते ने हवाई जहाज का डेमोन्स्ट्रेशन किया, जिसमें सभी राजा महाराजे उपस्थित थे। ये जो है 1500 फीट ऊपर गया, 18 मिनट तक जो है ना गूंजा और फिर नीचे उतर के आया। इट वाज ऑपरेटेड ऑन द लिक्विड मरकरी एंड इट वाज बेस्ड ऑन द, जो हमारे भारद्वाज ऋषि हुए हैं उनका जो विमान शास्त्र था उसके ऊपर वो क्रिएट किया गया था। It was done in 1885 in India, in Juhu Chowpatty in Mumbai. ठीक है, वो मान लिया आपकी बात। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि उसे अंग्रेजों ने जो है ना ले गए, उनको कहा कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि IITs के वगैरह के जो भी कॉन्सेप्ट्स किए गए हैं वो they were not fully geared with a end to end। वो यदि हम उनको IIT में क्या क्रिएट करना है, जो क्रिएट होंगे उन्हें हम कैसे यूज करेंगे, हाउ इट विल बी गेनफुली यूज फॉर द इंडियन इकोनॉमी, ये तो कहीं सोच था नहीं। तो हमने लोग पैदा कर दिए और उनको एस्पायरेशन दे दी और उनको थोड़ी सी काबिलियत दे दी। उन्हें इंडिया में अपॉर्चुनिटी नहीं दिखी, उन्हें लगा कि इंडिया में तो बस बेकार है, उन इंडिया में दे वर नो वेयर, तो वो बाहर भाग लिए। अधिकांश IITians जो है ना दे आर नॉट इन इंडिया, दे आर आउटसाइड। 80-90% लोग जो है ना दे आर अब्रॉड। तो हमने IIT किसके लिए पैदा किए थे? पहले जाते थे, पहले जाते थे, अब नहीं जा रहे। आप ठीक कह रहे हैं। अब उनको थोड़ा स्टार्टअप इस तरीके की चीज़ें में अब उनको जो है ना अपॉर्चुनिटी दिख रही है, और तो अभी भी जा रहे हैं। लेकिन अब देखो, ये तो समय समय पे चीज़ें बदलती रहती हैं। पहले IITians जो है ना बाहर जा रहे थे, एक फेज आया जब IITians जो है वो सिविल सर्विसेज में आने लगे।
फिर एक तीसरा फेज आया। तो आई फील बेसिकली जहाँ टैलेंट होती है वो सोचती है कि हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करने पे आई विल गेट द बेनिफिट। तो उनको लगा कि नहीं सिविल सर्विसेज में पावर है, ये है, तमका धमका है। तो एक बड़ा फेज आया जिसमें अधिकांश IITians जो है ना, दे वेर अट्रैक्टेड बाय द सिविल सर्विसेज। आप जो है ना आप उसी पौध के हिस्से थे। हमारे साथ के सारे लोग IITians थे। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि हम और आप जिस समय हम जो है ना IPS में आए, उस समय जो है IIT दिल्ली में ये चल रहा था कि भैया ये फौज जो है ना ये सिविल सर्विसेज में जा रही है, इसे कैसे रोका जाए। दिस वाज द ब्रेन स्टॉर्मिंग इन IITs कि हाउ टू ब्लॉक देम। तो व्हाट आई मैं जो है ना, मैं तो ये दूसरी बात